जो है सो जो राजपूत हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ये अपने आप में जो है सो एक आश्चर्यजनक है। जबकि राजपूत आधे दिल से माना जाता है कि एनडीए के साथ हैं। हाँ, आधे ही दिल से, क्योंकि हाँ, उनका उनकी निष्ठा लालू के साथ भी हाँ, है। पूर्व लोगों को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, ये अपने आप में आश्चर्य है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में आज 84 दिनों की प्रतीक्षा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मगर विस्तार होने के पहले ही रंग में भंग पड़ गई। कबाब में हड्डी पड़ना जिसे कहते हैं वो हो गई। और ये किया बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने। ज्ञानू पुराने विधायक हैं, पहले जेडीयू में थे, फिर वो बीजेपी में आए और नीतीश कुमार के एक समय में काफ़ी करीबी विधायक थे। वो उनके क्षेत्र से वो आते हैं, बाढ़ से चुन करके आते हैं और लगातार चौथी या पांचवी बार वो जीत करके आए हैं। क्षेत्र में काफ़ी पकड़ है उनकी। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि बीजेपी या मंत्रिमंडल जो बना है वो मंत्रिमंडल एक तरह से असंतुलित है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है उसमें। सभी जातियों का, न जातियों का समन्वय का ध्यान रखा गया, न क्षेत्र के समन्वय का ध्यान रखा गया, न अनुभव और युवा नेतृत्व के समन्वय का ध्यान रखा गया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में हाईजैक हो गई है। कुछ लोगों ने कॉकस बना करके उस पर कब्जा कर लिया है और वही चाहते हैं जो वो कर रहे हैं। न लोगों की राय ली जाती है, न किसी से कुछ पूछा जाता है। ये पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस पर चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार के मायने क्या हैं, क्या ज्ञानेंद्र सिंह के आरोपों में कितना दम है, और क्या वाकई अब नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी अब उन्हें कंट्रोल कर रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान समाचार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं गोविंद चौधरी जी, वो मौजूद हैं। गोविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या है आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ? मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के जो पहले अटकल चल रही थी कि इन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, जैसे नीतीश मिश्रा बड़ा चेहरा है, वो उनके बारे में भी लोग कह रहे थे। चाहे दरभंगा से संजय सरावगी हैं, वो लगातार 5 बार जीत चुके हैं दरभंगा से, लेकिन उस सब को दरकिनार करते हुए बहुत सारे नए चेहरे को मौका दिया गया है। शायद भाजपा या जदयू ये चाह रही है कि अब जो पौध जो पुरानी हो गई है वो उसको हटा करके नए पौध का सृजन किया जाए और उन्हें आगे राजनीति के लिए मौका मिले। इसको लेकर के उन्होंने एक कवायद शुरू की है। हो सकता है इसके परिणाम क्या होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नए चेहरों को मौका मिला है, ये अच्छा है। जातीय संतुलन का सवाल उठ रहा है कि जातीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। इस बात में बहुत हद तक दम है कि जातीय समीकरण का इस ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुल 64 सवर्ण 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत करके आए हैं। तो जैसे कि 5 सभी पार्टियों में तो 5 जो है सो जो राजपूत हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ये अपने आप में जो है सो एक आश्चर्यजनक है। और 40 के आसपास वैश्य समाज से भी लोग जीत करके आए हैं। जबकि राजपूत आधे दिल से माना जाता है कि एनडीए के साथ हैं। हाँ, आधे ही दिल से, क्योंकि उनका जो निष्ठा लालू के साथ भी हाँ, पूर्व का जो इतिहास रहा है वो लालू यादव के साथ ही रहा है। चाहे वो बीजेपी के साथ तो नहीं ही थे, नए पर आकर के 2-4 चेहरे हैं जो आए हैं। नीतीश कुमार के वो काफ़ी करीबी, मतलब उस जाति को माना जाता है, चाहे लालू के काफ़ी करीबी माना जाता है। और इस तरह का जो एक मंत्रिमंडल में जगह पाना अपने आप में 40 वो राजपूत हैं, 40 में 5 मिल गए, मंत्री बन गए। 28 राजपूत में 5 मंत्री है, ये अपने आप में 28 राजपूत में 5 मंत्री बन गए। और जहाँ तक भूमिहार समाज की बात है सर, तो उसमें क्या है कि वो 21 जीत करके आए हैं। तो एक तो विधानसभा अध्यक्ष ही हो गए, दूसरे जीवेश जी हैं जिनको जो है सो भूतत्व और श्रम संसाधन का मंत्रालय था, और तीसरे हैं विजय चौधरी। तो उनसे भी जो है सो आज पीआईडी मिनिस्ट्री का जो है सो छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं
नहीं तो 21 में 3 बन गए तो ये तो चलिए फिर भी मतलब ठीक है। हाँ। लेकिन अब जैसे कि हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भूमिहार और कायस्थों के साथ इस मंत्रिमंडल विस्तार में अनदेखी हुई है। नहीं तो कायस्थों के साथ दुर्भाग्य ये है कि टिकट ही नहीं कोई पार्टी देती है। हाँ, वो हालांकि वो बीजेपी के लिए बहुत कमिटेड वोटर हैं, कमिटेड मगर वो पार्टी 100% टिकट है। नहीं देती है। जैसे भूमिहार भी कमिटेड वोटर है बीजेपी का, कमिटेड है, एनडीए के साथ है, कायस्थ भी एनडीए के साथ है, बिल्कुल। मगर टिकट देने में थोड़ी कोताही हो रही है। और पिछड़ावाद एनडीए पर भी बीजेपी पर भी हावी हो गया है। क्या पहले जैसे माना जाता था कि अगड़ों की पार्टी है बीजेपी, अगड़ों और बनियों की वैश्य समाज की पार्टी है। वर्तमान में तो अगर देखा जाए तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है कि वो पिछड़ा कार्ड हावी हो चुका है भाजपा पे पूरी तरह से। जिस तरह से ये आज का मंत्रिमंडल का विस्तार देखा गया है। नहीं तो ये स्वाभाविक भी तो है, क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जो वोटर जो ज़्यादा है संख्या में है, उसका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है तो संख्या की जहाँ तक बात है तो हाँ। 64 सवर्ण है। हाँ, तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इनको तो लगभग 15 मंत्री होने चाहिए, 1/4 देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने 30 या 32 में वैश्य समाज के जो लोग जीत करके आए हैं उसमें से शायद 5 या 6 मंत्री हो गए हैं वर्तमान में देखा जाए। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो सवर्णों को भी 4 से 5 मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कटौती हुई है और इसका खामियाजा जो आज सुबह में ही ज्ञानू जी ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है वो कहीं ना कहीं इस ओर इंगित कर रहा है कि नाखुश है समाज, सवर्ण समाज। तो ज्ञानू ने ये भी कहा कि और भी विधायक हैं जो उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं और वो लोग मिल करके फिर आगे क्या कदम उठाना है, कैसे करना है, ये तय करेंगे। ये ज्ञानू जी का स्वयं का विचार, ये मतलब वो एक हमें ऐसा लग रहा है कि ये उनकी खुद की वाणी है, ये खुद वो बोल रहे हैं। पार्टी के अन्य लोग उनके साथ नहीं आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आएंगे भी नहीं, क्योंकि पार्टी से कोई विद्रोह नहीं करना चाहेगा वर्तमान स्थिति में। नहीं, मगर बीजेपी जैसी पार्टी से विरोध का स्वर उठना ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये बड़ी बात जरूर है। और ज्ञानू काफ़ी पुराने हैं, लगातार वो एक तरह से कहिए कि राजपूत के गढ़ से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। राजपूत का एक बड़ा चेहरा है। हाँ, और मगर बना दिया गया नीरज सिंह बबलू को। हाँ, और एक मतलब अदने से आदमी को उनके सामने बना दिया गया है, जिसकी अपनी वो उस तरह की छवि नहीं है। और ये भी आरोप लग रहा है कि नीरज सिंह बबलू पे आर्म केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है और एडीआर की रिपोर्ट है उसमें उन पे आर्म्स एक्ट लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि मेवालाल के बारे में था तो उसको नीतीश जी ने मंत्रिमंडल से तुरंत बैकअप कर लिया। तो नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है कि क्यों समझौता करना पड़ा? मेवालाल को उधर मंत्री बनाया, फिर नीरज बबलू को मंत्री बनाया, फिर एक जमा रशीद जो बसपा से जिनको लाया गया बड़े तामझाम के साथ, मुस्लिम चेहरा बता करके, उन पे भी आर्म एक्ट लगा हुआ है। हत्या के प्रयास का आरोप उन पर है, दर्ज है, सब केस पेंडिंग है वहाँ। ये कहीं ना कहीं हड़बड़ी दिख रही है नीतीश जी में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो बहुत हड़बड़ाहट में है, स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कोई फोर्स जो है सो उनको पुशअप कर रही है कि हाँ ये तुमको करना है, माने गलतियों पर गलतियां वो लगातार करते जा रहे हैं। तो इसका खामियाजा आगे चल के उनकी पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है, उनको स्वयं को भी भुगतना पड़ सकता है। और सेकुलरवाद की बात करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी से 11 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे जी, एक भी नहीं जीता। अंत में बोरो करके लाना पड़ा, जो बसपा से जीत करके आए जमा खान आयातित करना पड़ा ला करके और मंत्री बनाया। और वो भी ऐसे निकले कि उन पे आपराधिक मामले लंबित हैं। कहीं न कहीं तो अपराध के साथ कहीं ना कहीं ये सरकार समझौता करती दिख रही है क्या? ये दो उदाहरण सामने, नीरज बबलू, जमा खान। वर्तमान स्थिति में तो ऐसा कह सकते हैं। वर्तमान तो बीजेपी क्यों चुप है? बीजेपी भी तो मुखर रही है अपराध के मामले पर कि राजनीति में अपराध का घालमेल नहीं होना चाहिए। भाजपा की कुछ अंदरूनी मजबूरी रही होगी। बबलू बड़ा चेहरा है सीमांचल और कोसी के, और
लगातार वो उस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, तो यानी ऐसा सत्ता के रंग में रच बस रह गई हैं दोनों पार्टियां। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल इनके कह लिए ये सकते हैं। त्याग करने की चीज नहीं है, हाँ, जो मतलब आपराधिक छवि है या अपराध के उसको केस वो लंबित हैं स्वीकार कर रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ऐसा दिख रहा है कि आत्मसात कर रहे हैं, पार्टी का बिल्कुल रूपांतरण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं और ये क्षेत्रीय संतुलन की बात भी उठाई जा रही है, क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल नहीं रखा गया। हाँ, ये इसमें एकदम सही बात है। जैसे कि अब कोसी से 3 मंत्री हो गए, मिथिलांचल में की बात तो दूर, केवल दरभंगा से 3 मंत्री हो गए। बताइए। और सीतामढ़ी से भाजपा और जदयू के 8 विधायक चुन करके आए थे 9 में से, वहाँ से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। उसके अलावा दक्षिण बिहार प्रांत की बात करें, यहाँ 18 जिले हैं, यहाँ से एक आरा से हैं मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा अमरेंद्र सिंह, श्रवण कुमार जी को हाल में आज मंत्री बनाया गया है। नालंदा, और सुमित सिंह को इनाम मिला है समर्थन का। ऐसा देखा जाए तो मात्र 3-4 चेहरे को मौका मिला है, जबकि बहुत बड़ा क्षेत्र है शाहबाद से लेकर के अंग प्रदेश तक का। तो कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी हुई है। अब आगे चल के अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इसमें नीतीश 5 सीट खाली है अभी। हाँ, तो नीतीश सरकार इस बारे में सोचेगी। तो ये अच्छा, जो लोग मंत्री बनाए गए हैं वो बहुत प्रतिभावान नहीं लगते हैं कि किसी क्षेत्र में खूब अच्छा काम किया हो, कोई बड़ा यश का काम किया हो, नाम हो। ऐसा ठीक है, चुनाव जीत के आ रहे हैं, 3 बार 4 बार से एमएलए हो रहे हैं, इसके अलावा कोई बड़ी उपलब्धि उनके खाते में नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अफसरशाही अभी हाँक रही है नीतीश सरकार को, तो उस पर कुछ लगाम लगेगा इन विधायकों के मंत्री बनने से, या अफसरशाही ही राज चलाएंगे, अभी अफसर ही राज चलाएंगे? जहाँ तक ये नए चेहरों की बात है, तो अफसर बड़े घाघ होते हैं, उनके सामने जो है सो बड़े बड़े नेता को समस्याएं आती है। तो इन्हें अभी सीखते सीखते ही 5 साल लग जाएंगे, कहाँ क्या होता है नहीं होता है। और ये जहाँ तक मेरा अपना ये है ओपिनियन है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो चेहरा यही है दोनों, इन्हीं के चेहरे पर इनको वोट मिल रहा है। तो अब ये लोग यही सोच रहे हैं कि चलो भाई, जब इन्हीं के नाम पे जीतना है तो कैसे भी आदमी हो तो जीत कर आ रहे हैं, तो उनको तो कहीं ना कहीं जगह देना है। तो बात यही है, चाहे वो नीरज बबलू हो, चाहे अभी मैं नितिन नवीन जी का प्रोफाइल पढ़ रहा था, मात्र 12वीं पास है वो, और राजधानी जैसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो ऐसे में तो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करें। अब आगे जो भी फैसला ले सरकार। यानी कुल मिला के अगर ये विपक्ष के हाथ में भी इन्होंने ये एक दे दिया है हथियार, हाँ, एक झुंझुना थमा दिया है कि वो लगातार अब अटैक करते रहेंगे कि भाई इन पे ये है, जब मेवालाल को लिया गया, रोल बैक किया गया, तो फिर इनको क्यों नहीं करेंगे। उनको एक इन्होंने दे दिया है, क्या कहते हैं, एक मुद्दा थमा हाँ, दिया, मुद्दा एक दे दिया है। तो विधानसभा में वो लगातार इस पे क्वेश्चन करेंगे। उसके अब अलावा मान लीजिए कि कल अगर सजा हो जाती है आर्म्स एक्ट में, तब तो छोड़ना पड़ेगा, मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। बाकी तो पॉलिटिकल केस हैं, मगर ये 2 लोगों पर जो आर्म्स एक्ट के केस हैं, हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं, वो तो गंभीर मामला है। ऐसे लोगों को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, ये अपने आप में आश्चर्य है। ये बड़ी बात है। जैसे कि उस समय मतलब लोकसभा, जब पीछे चलते हैं थोड़ा, लोकसभा की बात करते हैं, तो सूरजभान सिंह की पत्नी को या उनको इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो दागी थे, तो उनके एवज में उनके भाई को नवादा से लड़ाया गया। तो अब जैसे कि जो ये राजद ने भी मुंगेर से केवल इसलिए टिकट नहीं दिया अनंत सिंह को कि वो दागी थी, उनकी पत्नी को लड़ाया गया। तो जब इस तरह की बातें उठ कर के पूर्व में आई थी, तो इस तरह का समझौता कहीं ना कहीं लगता है कि सत्ता के खेल में सब कुछ जायज़ है, हमाम में मुद्दे हवा हो रहे हैं, सब हवा हो रहे हैं। सत्ता प्रभावी है, राजकाज चलते रहना चाहिए चाहे जैसे भी हो। तो ये जो चर्चा हमने की वो आपको बताने की कोशिश है कि बिहार में कैसे राजकाज चल रहा है, मगर फिर भी इन तमाम खामियों के बावजूद हम ये उम्मीद करेंगे कि बिहार में अच्छे से राज हो, बिहार का विकास हो, और जो लोग नए मंत्री बने हैं उन्हें हमारी बहुत शुभकामनाएं।
और वो अफसरशाही पर अगर काबू पा लेंगे तो एक सफल मंत्री के रूप में उनकी गिनती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि वो अफसरों के बहकावे में नहीं आएंगे और अपने विवेक से जनता के हित में फैसले करेंगे, ताकि बिहार का विकास तेज़ी से हो सके और बिहार के सर से पिछड़ेपन का दाग मिट सके। हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।